हेलो एवरीवन, आप सभी का राजेंद्र एजुकेशन में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, इस चैप्टर में हमें सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल जो होती है वो क्या होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक यूनिट होती है। सेल जो होती है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। तो फर्स्ट हमें जानना है कि वॉट इज सेल। आखिर सेल जो होता है वो होता क्या है, ठीक है। तो सेल जो होती है ये क्या होती है, आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होती है, किसी भी लाइफ यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ये क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। बेसिक यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इससे क्या होता है, मिलकर बना होता है। सपोज दैट कि अगर हम क्या करते हैं, एक ईंट लेते हैं, ठीक है। एक ईंट से क्या बनती है, जब हम एक ईंट को अरेंज करते हैं तो एक दीवार बनती है। एक दीवार से क्या होती है, पूरा घर बनता है। वैसे ही सेल जो होती है, एक पर्टिकुलर सेल जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, टिश्यूज़ बनाती हैं। टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और पूरा क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि पूरा शरीर जो होता है वो बनता है। तो सेल जो होती है वो क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ होती है। सेकंड क्या बोलते हैं हम, कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड functional यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो शरीर होता है या बॉडीज जो होती है वो सेल से ही मिलकर बनी होती है। अब फंक्शनल क्यों बोलते हैं, फंक्शनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सपोज दैट कि मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया जो होता है, या फिर मैं अमीबा की बात करूँ तो वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। पर्टिकुलर उनके पास एक ही सेल होता है, होती है। तो एक ही सेल से वो क्या करते हैं, सभी क्रियाएं करते हैं, यानी कि उनकी जो क्या होते हैं प्रोसेस जो होती हैं, सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो एक ही सेल से करते हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कि अदर सेल, जैसे कि वायरस हो गया, तो सेल से छोटी चीज़ सेल से कोई भी छोटी चीज़ हो गई, जैसे कि मान लीजिए कि अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो इनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है और इसी से ये क्या करते हैं, अपने पूरे फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं वायरस जो होता है वो क्या होता है, आपका नॉन सेलुलर होता है। ये सेल किसी भी सेल से मिलकर नहीं बना होता है, ठीक है। वायरस जो होता है वो नॉन सेलुलर होता है और नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम, जब सेल की बात करते हैं तो ये तो रहा एक सिंपल सा सेल के बारे में कि हम सेल का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है। जैसे एक सेल, पर्टिकुलर सेल होता है, सेल जो होते हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ऐसे टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन जो होते हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, आपके सिंपल सा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। अब बात करते हैं, सेल जो होता है, सेल का अदर नेम क्या होता है, आपका अदर नेम या अन्य नाम जो होता है वो क्या होता है, साइट होता है। इज दिस क्लियर। अब जब सेल का स्टडी करते हैं, ठीक है, जो भी सेल की स्टडी करता है, या जो भी साइंटिस्ट इसका स्टडी करते हैं, तो सेल के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोला जाता है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई हों, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, इसको हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं, ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें और भी समझानी है। आई होप इतनी चीज़ें तो समझ में आई होंगी आप लोगों को। अब सेल समझ में आ गया। अब
बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म की जब बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे जो सेल होती हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका यूनिसेलुलर एंड द सेकेंड इज़ मल्टीसेलुलर। फर्स्ट मैंने क्या बोला, हम किसके बेसिस पे इसको डिवाइड कर रहे हैं सेल को, ऑन दी बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड द सेकेंड इज मल्टीसेलुलर। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट यूनिसेलुलर। यहाँ पे आपको दिख रहा है यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल। क्या होता है, सिंगल। ठीक है, और सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल। ठीक है, तो सेलुलर का मतलब मैंने क्या बोला यहाँ पे, सेलुलर का मतलब होता है सेल से लिया गया है। ठीक है, यानी कि वे ऑर्गेनिज्म, सिंपल सा कह सकते हैं कि वे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, दोज ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सिंगल सेल्स और कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में जैसे अमीबा हो गया। अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल होता है, वो एक पर्टिकुलर सेल है, उसी से सभी क्रियाएं क्या करता है, और एक सेल जो है वो भी अगर चला गया तो फिश मतलब मर जाएगा। फिर अमीबा हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है आपका, बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये सब क्या होते हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इटीसी यहाँ पे लिख लेते हैं। मल्टी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मल्टी का मतलब होता है मेनी। क्या होता है, मेनी। और सेलुलर का मतलब किससे लिया गया, सेल से, यानी कि दोज ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द मैनी सेल्स और कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जस्ट लाइक मी, जस्ट लाइक यू। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे आपके प्लांटी हो जाते हैं, प्लांटी हो गए, एनिमीलिया हो गया, जैसे हम लोग हो गए एटिशी, प्लांटी, एनिमीलिया, ये सब फंगी, ये सब क्या होते हैं आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। हम क्या करते हैं, सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किसके बेसिस पे, ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे। द फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड द सेकेंड इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं वो क्या होते हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और मल्टीसेलुलर क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द मैनी सेल्स और कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लांटी, एनिमीलिया, फंगी, ये सब क्या हो जाएंगे आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई हो। अब हम आगे चलते हैं इसके। देखिए ये चैप्टर बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए सेकंड हम क्या करते हैं, हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल। हिस्ट्री ऑफ दी सेल। सेल की हिस्ट्री क्या, आखिर सेल जो है इसके बारे में कहा क्या गया, बताया क्या गया। तो जब हम सेल की बात करते हैं तो इसमें एक साइंटिस्ट का नाम जिक्र किया जाता है। द फर्स्ट इज रॉबर्ट हुक, नाम है इनका। उस टाइम लगता है रॉबर्ट ही चल रहा था, इसलिए इनका नाम भी हुक पे ही पड़ा है, रॉबर्ट हुक, सिंपल सा। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल की डिस्कवरी की थी इन 1665 में। ठीक है, और इन्होंने ऑब्जर्व कैसा किया था, सेल का ऑब्जर्व किया था डेड सेल को। ठीक है, कैसा, डेड सेल को ऑब्जर्व किया था। कैसे किया था आप ये जानते हैं। ठीक है, ये क्योंकि इसको जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है कि आखिर ऑब्जर्व कैसे किया था। तो आप लोगों को पता ही होगा कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक कॉर्क की एक थिन शीट ली। किसकी शीट ली, कॉर्क की एक थिन शीट ली। अब ये कॉर्क क्या होता है, तो बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल जो होती है, बाहरी जो छाल होती है, पेड़ की जो छाल होती है, उसी को बोला जाता है कॉर्क। ठीक है, तो कॉर्क की एक थिन शीट ली और उन्होंने उसमें ऑब्जर्व किया कि उन्हें कैसा स्ट्रक्चर्स दिखाई दिया। जब ऑब्जर्व किया तो उन्हें एक हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, हनी कम्ब लाइक। आपको बता देते हैं इन्होंने क्या लिया, एक कॉर्क की क्या ली, थिन शीट ली। ठीक है, और इन्हें
जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इन्हें स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दिया, सिंपल सा हनी कम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। हनी कम लाइक स्ट्रक्चर इन्हें क्या हुआ, उसमें दिखाई दिया। अब जब भी आप क्या करेंगे, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जब भी आप क्या करेंगे मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना को ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपका एक साइक्लोहेक्सेन की तरह दिखेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। अगर हम बीच में ऐसे कर दे, गोला बना दे, तो वो हो जाएगा बेंजीन, ठीक है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया, एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा, ऐसा देखिए आपको ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा स्ट्रक्चर उन्हें क्या हुआ, दिखाई दिया इसमें, ठीक है। और इसी को इन्होंने क्या नाम दिया था, ये एक कंपार्टमेंट जैसा आपको दिख रहा है, तो कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट के जैसा ऐसा दिखाई दिया, जिसको इन्होंने क्या बोला, मतलब कि एक कंपार्टमेंट के जैसा दिखाई दिया, जिसका नाम दिया गया सेल्यूली। सेल्यूली दिया गया, या इसी को कहीं कहीं जगह लिखा होता है सेल्यूला, ठीक है। क्या लिखा होता है, सेल्यूला। सेल्यूली का स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, यहाँ पे हम बना लेते हैं सेल्यूली, ठीक। और इसी सेल्यूली के बेस पे इसे बाद में सेल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, सेल नाम दिया गया। तो आपके ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डेड सेल की डिस्कवरी की थी। तो सिंपल सा जब पूछे कि डिस्कवरी किसने की सेल की, तो सिंपल सा आप बताएंगे कि रॉबर्ट हुक। बट अगर पूछे आपसे कि ये जो सेल है, ठीक है, इसका नामकरण किसने दिया, तो एक साइंटिस्ट थे आपके हर्ट पिंग ने क्या किया था, सेल का नामकरण किया था। ये आपको याद रखना है। और सेल का मतलब लैटिन में होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा कमरा, ठीक है। लैटिन में मतलब क्या होता है इसका, अ लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। तो उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने, सिंपल सी बात है, जब हम क्या करते हैं हिस्ट्री ऑफ द सेल की बात करते हैं, तो एक साइंटिस्ट अब रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने 65 में डेड सेल्स की डिस्कवरी की थी। कैसे किया था, उन्होंने कॉर्क की एक थिन शीट ली, उन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया तो उन्हें एक हनी कम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिया, जिसको इन्होंने क्या बोला कि एक कंपार्टमेंट के जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसी को इन्होंने क्या बोला, सेल्यूली बोला, और हिंदी में कहीं कहीं सेल्यूला भी लिखा हुआ है। और इसी का नाम दिया गया बाद में सेल, और सेल का नामकरण करने वाले थे हर्ट पिंग, ठीक है। इज दिस क्लियर। अब आगे चलते हैं, एक साइंटिस्ट और आते हैं। मान लीजिए सपोज दैट डेड सेल की डिस्कवरी जो है जब रॉबर्ट हुक ने की, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की। अब इस पे आते हैं हम। देखिए लिविंग सेल की जब बात करते हैं तो उनमें एक फेमस साइंटिस्ट है हमारे, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। साइंटिस्ट का नेम है एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था, लिविंग सेल का ऑब्जर्व किया था। कैसे किया था, इन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। तो ये एक क्यूरियोसिटी वाले क्या थे, साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया था, लाइट माइक्रोस्कोप में अपने जो आसपास की चीज़ें होती हैं उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। जितनी भी आसपास की चीज़ें होती थी उनको ऑब्जर्व करते थे ये। तो जब नॉर्मल सा इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, जैसे पॉन्ड का कोई पानी लिया, उन्होंने उसमें क्या किया, जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें उन्होंने एक बैक्टीरिया को देखा, सिंपल सा बैक्टीरिया को देखा, और भी चीज़ें ऑब्जर्व की। तो इन्होंने पाया कि इन सब में सिमिलर ये है कि इनमें जो सेल्स हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंस मूव कर सकते हैं, यानी कि वो मूवेबल है, ठीक है। सिंपल सा वो क्या है, मूव कर सकते हैं, अपनी सभी जो प्रोसेस होती हैं, लाइफ प्रोसेस होती हैं या फिर जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब क्या कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब जब सब जो है वो कर पा रहे हैं, यानी कि सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो अपने आप से कर पा रहे हैं, उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया,
इसीलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने माइक्रोब्स की स्टडी की थी, देखा था उन्हें, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो उस बेसिस पे बात करते हैं तो बैक्टीरिया क्या होता है आपका, यूनिसेलुलर होता है। अब एक ही सेल से अपनी सारी प्रोसेस यानी सभी प्रक्रियाएं क्या कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है। अब जब सारी प्रक्रियाएं क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। अब जब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, मूवेबल है, यानी कि वो लिविंग है यानी कि इट इज़ द मेडअप ऑफ द सेल। सिंपल सी बात है, मेडअप ऑफ द सेल, तभी तो हम उसको लिविंग बोलेंगे ना। जब सेल से मिलकर बना होगा तभी तो हम लिविंग बोलेंगे। जैसे अब वायरस है, वायरस को तो हम लिविंग बोल नहीं सकते क्योंकि वो क्या है, नॉन सेलुलर है और नॉन लिविंग है, ठीक है। बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है, क्योंकि वायरस जो होता है वो अगर इन्वायरमेंट में ऐसे है तो वो एक पार्टिकल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। बट वो किसी होस्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है तो अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है, लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करता है। इसीलिए जो वायरस होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है, संयोजक कड़ी होती है, ठीक है। आई होप ये अभी ऐसे ही बता दिया, ये हालांकि हो जाता है, टॉपिक जो होती हैं इधर उधर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। लिविंग सेल्स की डिस्कवरी जो थी 1674 में हुआ था। इसके 2 साल बाद इन्होंने वही बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज की, इसीलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं जो लिविंग सेल है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है, जो लिविंग सेल था, एक तो इन्होंने इसकी डिस्कवरी की। इसके बाद बात करते हैं हम, एक साइंटिस्ट हैं आपके रॉबर्ट ब्राउन आते हैं हम, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस, इन 1831 में, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अब हम आते हैं, एक पॉइंट है आपका सेल थियरी, ठीक है। अब हम सेल थियरी को भी समझ लेते हैं कि आखिर उसमें कहा गया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ द सेल के बारे में समझ में आया हो। अब हम आते हैं सेल थियरी पे। देखिए, एक भी चीज़ इस चैप्टर में छोड़ना नहीं है, सब डिस्कस करना है, ठीक। तो हम आते हैं अब सेल थियरी, ठीक है। सेल थियरी की बात करते हैं तो इनमें 2 साइंटिस्ट का क्या होता है, जिक्र किया जाता है। द फर्स्ट इज मैथियास स्लाइडेन एंड द सेकेंड इज थियोडोर स्वान, ठीक है। पर्टिकुलर मैथियास स्लाइडेन जो थे, ये क्या थे आपके, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, और जो आपके थियोडोर स्वान थे, ये थे ब्रिटिश क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने पर्टिकुलर एक प्लांट सेल के बारे में बताया था और इन्होंने एनिमल सेल के बारे में बताया था। अब सेल थियरी में आखिर बताया क्या था, तो मैथियास स्लाइडेन ने बोला था कि प्लांट्स आर द फर्स्ट, किसने बताया था, मैथियास स्लाइडेन ने। प्लांट्स आर मेड अप ऑफ different type of the cell to form tissue and अब थियोडोर स्वान ने क्या बोला था, एक पर्टिकुलर इन्होंने प्लांट मैथियास स्लाइडेन ने दिया था। थियोडोर स्वान ने क्या बोला था भाई, थियोडोर यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कि किसने क्या बोल दिया भाई। थियोडोर स्वान ने बोला कि सेल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ
the cell and its product and the second क्या बोला इन्होंने, all organism are सॉरी ये तो ऊपर का ही हो गया। सेकंड इन्होंने क्या बोला कि सिंपल सा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एंड द थर्ड इन्होंने क्या बोला कि cell wall is the unique feature of the plant cell। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं कि द आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, वो थिन लेयर जो होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बट जब इनसे पूछा गया कि चलिए अच्छा आप बताइए कि नई सेल का निर्माण जो है, जो आपके न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, तो ये दोनों क्या हुए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये क्या किए, ये दोनों साइंटिस्ट जो थे, जब इनसे पूछा गया कि बताइए कि न्यू सेल्स जो हैं वो कैसे फॉर्म हो रही हैं, तो ये नहीं बता पाए। तो दे बोथ डू नॉट एक्सप्लेन, कैन नॉट एक्सप्लेन न्यू सेल, कैन नॉट एक्सप्लेन how new cell are formed। जब इनसे पूछा गया कि चलिए बताइए कि न्यू सेल्स जो हैं वो कैसे बन रही हैं, तो ये एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए। इसके बाद आती है आपकी मॉडर्न सेल थियरी। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हो। अब हम आगे चलते हैं कि आखिर तब एक्सप्लेन किसने किया। तो उसके बाद आई आपकी मॉडर्न सेल थियरी। अब देखिए मॉडर्न सेल थियरी में क्या कहा गया। ठीक है, आपकी बुक में दिया होगा कि इन तीनों को क्या होगा, मिलाकर दिया होगा। तो उसके बाद आई आपकी नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है मॉडर्न सेल थियरी। ठीक है, मॉडर्न सेल थियरी में क्या कहा गया, सिंपल सा मॉडर्न सेल थियरी में ध्यान से समझिएगा। मॉडर्न सेल थियरी को किसने दिया था, रोडोल्फ विर्चॉव। एक ये साइंटिस्ट थे रोडोल्फ विर्चॉव। ठीक है, इन्होंने क्या किया था 1855 या 1856 में क्या किया था, इस मॉडर्न सेल थियरी को दिया था। इन्होंने बताया कि जो आपकी न्यू सेल फॉर्म हो रही हैं, ठीक है, जो आपकी न्यू सेल फॉर्म हो रही हैं वो किससे हो रही हैं, जो पहले से मौजूद पुरानी कोशिका है, पूर्व कोशिका है, उससे हो रही हैं। तो क्या सिंपल सा इन्होंने बताया कि न्यू सेल आर arises from या come from pre-existing cell। ठीक है, यानी कि पुरानी कोशिकाएं जो हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से हुआ है। तो न्यू सेल आर arises फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जैसे सपोज दैट ये कोई क्या है, अमीबा है। अमीबा ने क्या किया, 2 डॉटर सेल्स क्या बनाए। अब ये जो नई सेल बनी है ये किससे बनी, पूर्व से जो यानी कि पहले से जो उपस्थित कोशिका थी उससे ही बनी है। अब ये किससे सेल्स बना होगा,
अब ये किससे बना होगा, तो पहले से मौजूद कोई कोशिका रही होगी, वो इससे फॉर्म की होगी। अब ये किससे बनी होगी, पहले से मौजूद कोई कोशिका रही होगी, उससे बनी होगी ये। तो क्या होते हैं कि न्यू सेल कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से मौजूद कोशिकाएं होती हैं उससे क्या होते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं। सेकेंड, मॉडर्न सेल थियरी में क्या कहा गया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। एंड द थर्ड क्या कहा गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो यही के नीचे हम क्या करते हैं, तीनों को लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या था आपका, फर्स्ट था। एंड द सेकेंड क्या कहा गया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल। एंड द थर्ड, ऑर्गेनिज्म आर cell is basic unit of the life। सेल क्या होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट होती है। बट इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल्स। जितने भी जीव होते हैं वो सभी किससे मिलकर बने हैं, कोशिका से। बट एक्सेप्शंस में याद रखिएगा, वायरस जो होता है वो नॉन सेलुलर है और नॉन लिविंग है। जब वायरस की बात ही कर रहे हैं तो मैं बता देती हूँ कि वायरस की डिस्कवरी जो थी वो इवानोवस्की ने किया था। कैसे किया था, तंबाकू एक प्लांट्स होता है, पौधा होता है, जिसमें एक रोग लगता है आपका मोज़ेक रोग। ठीक है, मोज़ेक रोग का अध्ययन करते समय इन्होंने क्या किया था, वायरस की खोज की थी। किसने किया था, इवानोवस्की ने। इज दिस क्लियर? आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई हो। आगे हम चलते हैं। ठीक है, ये था आपका सेल थियरी। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब हम आगे चलते हैं इसके। अब हम थोड़ा ओवरव्यू डालते हैं सेल पे। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द सेल। सेल का ओवरव्यू की बात करते हैं तो इसमें आपको 2 एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे। ठीक है, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, ओनियन पिल सेल। ये टिपिकली प्लांट सेल को दर्शाता है। ठीक है, टिपिकल प्लांट सेल, एक पर्टिकुलर प्लांट सेल का होगा। ठीक है, एंड द सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या होता है आपका, ह्यूमन चिक सेल। ये टिपिकली क्या होता है आपका, एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल। ठीक है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल में कराए गए होंगे। आई होप कराया गया होगा। ठीक है, तो ओनियन पिल सेल की बात करते हैं तो जब हम क्या करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें एक रेक्टा एंगुलर शेप का क्या होगा, स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वो भी कैसा, ध्यान समझिएगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। वो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, बीच में ऐसा रहेगा, आप शेप देखेंगे, उसमें माइक्रोस्कोप रखे रहेंगे तो उसमें देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, और ह्यूमन चिक सेल की बात करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, देखिए सब शेप क्या होगा, अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बना रही हूँ वैसा ही आपको दिखाई दे। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं होती कि ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक, ऐसा कुछ ऑब्जर्व किए होंगे आप। तो इसमें क्या होता है, प्लांट सेल में ये जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं, ऐसे होता है, सब में हम बना देते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, वो होती है आपकी सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल होती है। क्या होती है, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के बाद आप जानते हैं कि सेल वॉल जो होता है स्पेशली ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ठीक है,
प्लांट सेल में ही क्यों पाई जाती है सेल वॉल, एनिमल सेल में क्यों नहीं पाई जाती? तो प्लांट सेल क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी रिजिड होते हैं, ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है और रिजिड होती है। ये प्लांट्स को क्या करती है, एक दृढ़ता सुनिश्चित करती है, ताकि वो एक जगह क्या होते हैं, एक जगह दृढ़ता से खड़े रहते हैं, ठीक है। इसलिए उनमें क्या होती है, सेल वॉल होती है। अगर एनिमल सेल में रहेगी तो सेल हमारे क्या करेंगे, मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रिजिड रहती है ना सेल वॉल जो होती है वो काफ़ी रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है। तो अगर हमारे में रहेंगे तो हमारे सेल्स क्या होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसीलिए जैसे ब्लड जो है वो एक उसमें सेल ही तो है, अब वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए मूव करेंगे तभी ना। अब जब सेल वॉल रहेगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि मूव ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट रहती है, जबकि प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल जो होती है वो पाई जाती है, ठीक है। तो उसके सेकेंड लेयर जो होती है, ठीक है, वो होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ऐसे यहाँ पे होता है आपका साइटोप्लाज्म, और सिंपल सा ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें हम ऐसे बना लेते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि इतना खास भी नहीं है, बट ठीक ही ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, ऐसे बना लेते हैं हम, ठीक है। ये होती है एनिमल सेल में, आप जानते हैं कि सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, और इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में पीएम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीच में क्या होता है आपका, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म, और ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये क्या है, एक बेसिक डिफरेंस है एक पर्टिकुलर प्लांट सेल में है और एक टिपिकल जो है एनिमल सेल में, ठीक है। तो ये प्लांट और एनिमल सेल में कुछ क्या है, बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस द सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट इज प्रोकैरियोट्स एंड द सेकेंड इज यूकैरियोट्स। आई विल डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। लेट्स सी। अभी इसको क्या करते हैं हम, इसको आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई हो। ये दोनों एक्सपेरिमेंट आप अपने स्कूल में ज़रूर करिएगा, मैं तो कहूँगी, ठीक है। अब हम आते हैं, मैंने क्या किया, सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। कौन से बेसिस पे, सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स on the basis of न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने क्या किया, सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट इज प्रोकैरियोट्स एंड द सेकेंड इज यूकैरियोट्स ठीक है। तो देखिए सिंपल सा हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रोकैरियोट्स। आपको प्रो यहाँ पे दिख रहा है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव। और यहाँ पे जो आपका क्या है, कैरियोट्स है, इसको लिया गया है कैरियन से या कैरियोन से, ठीक है, कैरियन से लिया गया। तो इसका मतलब होता है आपका सिंपल सा न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। जस्ट लाइक बैक्टीरिया, जस्ट लाइक अमीबा, ये सब क्या होते हैं, आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यू। यू का मतलब होता है ट्रू, क्या होंगे, ट्रू। और कैरियोट्स का सिंपल सा मतलब हो गया कैरियोट्स को हम यहाँ पे किससे लिए हैं, कैरियन से, ठीक है। अब कैरियंस का मतलब क्या होता है, सिंपल सा न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है,
ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ट्रू न्यूक्लियस जस्ट लाइक मी और कौन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स में आपके क्या आ जाएंगे, प्लांट्स, एनिमलिया, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके यूकैरियोट्स। अब बेसिक सा डिफरेंस हम जानेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, तो हमें सभी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो मैंने एग्जाम्पल बताया यहाँ पे मैंने बोला एग्जाम्पल बैक्टीरिया बोला, ठीक है। अगर हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाएं तो सिंपल सा यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है आपका। यहाँ पे चलने के लिए वो क्या हो गया, फ्लैजिला हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पे लेयर, ठीक है। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, ठीक है, वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन का, ठीक है। किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन का। तो ये क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं ऐसे, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसमें क्या होता है, उसका डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ऐसे तैरता रहता है। इसीलिए यहाँ पे जहाँ पे आपका डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में तैर रहा है या फ्लूइड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन। यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप ये हो सकता है कि बताइए कि बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वो कहाँ पे होता है, तो आप बताएंगे सिंपल सा न्यूक्लियोइड में होता है, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है कि जब बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया में जो आपका डीएनए है उसमें तो ट्रू न्यूक्लियस है नहीं। अब जब ट्रू न्यूक्लियस नहीं है यानी कि दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस एंड दे डोंट हैव अ न्यूक्लियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड नहीं है ना, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है तो ये साइटोप्लाज्म में ही तो तैरेगा, और जहाँ पे रहेगा ये उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा, राइबोसोम के पास क्या होता है, खुद का बैक्टीरिया के पास क्या होता है, खुद का राइबोसोम क्या होता है राइबोसोम, ठीक है। और ये क्या है, फ्लैजिला है, लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोट्स का कह लीजिए, ठीक। अब हम इसके बीच में क्या कर लेते हैं, डिफरेंस जान लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच डिफरेंस क्या होते हैं, ताकि आपको अच्छे से एकदम समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड्स आता है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक सर्कुलर शेप का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं बताऊं कि ये क्या है, कोई न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्या होता है आपका न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोलस का वर्क क्या होता है, तो आरएनए के सिंथेसिस में क्या करना, हेल्प करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियोलस क्या होता है, एब्सेंट होती है, एंड द यूकैरियोट्स न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट। अब देख लेते हैं हम आगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में बेसिक डिफरेंस। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई हो। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच क्या करेंगे, डिफरेंस जानेंगे। सिंपल सा प्रोकैरियोट्स लिख लेते हैं और इस साइड यूकैरियोट्स, ठीक है। एंड द फर्स्ट पॉइंट हम क्या ले सकते हैं कि मेनी सेल आर यूनिसेलुलर, ठीक है। और यूकैरियोट्स में क्या हो जाएगा, मेनी सेल आर मल्टी सेलुलर। अब जानते हैं मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द मैनी सेल्स और कॉल्ड मल्टी सेलुलर। एंड द सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए प्रोकैरियोट्स रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे इसमें क्या होंगे,
जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनका जो बॉडीज़ होगी, कह सकते हैं कि एक तरीके से जिससे बने होंगे वो किससे बने होंगे, यूनिसेलुलर से, यानी एक ही सेल से मिलकर बने होंगे। और यूकैरियोट्स में वे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो क्या होंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, मल्टीसेलुलर सेल से मिलकर बने होंगे। ठीक है। दी सेकेंड पॉइंट क्या कह सकते हैं हम, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि द न्यूक्लियस पुअरली डिफाइंड। इसमें क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस ना, उसी को हम बोल रहे हैं पुअरली डिफाइंड। ठीक है। ड्यू टू absence ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है एंड दे डोंट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इज दिस क्लियर? एंड द सेकेंड पॉइंट, यूकैरियोट्स में क्या हो जाएगा, यूकैरियोट्स में हम क्या लिखेंगे, द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। इसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है। वेल डिफाइंड is well defined and is surrounded by nuclear membrane। यूकैरियोट्स में क्या होता है, आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड किससे होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है। एंड दी थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट हम क्या बोलेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होता है आपका न्यूक्लियोलस क्या होता है आपका, अब्सेंट होता है। मैंने अभी बताया न्यूक्लियोलस क्या होता है। एंड द यूकैरियोट्स, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट। एंड द फोर्थ पॉइंट क्या कर लेंगे हम यूकैरियोट्स में, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं, जब सेल के अंदर, जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल, जैसे जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सब क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल कहलाते हैं। ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेली सच एज, जस्ट लाइक भी लिख सकते हैं आप, सच एज प्लास्टिड, ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है प्लास्टिड हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट, यूकैरियोट्स में क्या हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेली सच एज प्लास्टिड, गोल्जी apparatus and the mitochondria are present। ठीक है। एंड दी लास्ट पॉइंट प्रोकैरियोट्स में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम प्रोकैरियोट्स के, बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, फिफ्थ यूकैरियोट्स में क्या आ जाएंगे, सिंपल सा प्लांटी, एनिमिलिया, ये सब आ जाएंगे, फंगी, ये सब आ जाएंगे। ठीक है।
तो ये बेसिक्स थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। आई होप आप लोगों को समझ में ये आया हो। अब हम आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम आगे चलते हैं, ठीक, आई होप आप लोगों ने ले लिया हो स्क्रीनशॉट। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके। अब हम बात करते हैं सेल साइज की, ठीक है, सेल साइज। देखिएगा, सेल साइज, जब हम सेल के साइज की बात करते हैं तो वो अलग अलग सेल पे अलग अलग वेरी करते हैं, ठीक है, अलग अलग सेल की अलग अलग साइज होती है, ठीक। तो फर्स्ट जो होता है स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं। लार्जेस्ट सेल, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इन लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं। चलिए एक और डिस्कस कर लेते हैं, वायरस की भी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। साथ में साथ हम यूकैरियोट सेल की भी बात कर लेते हैं, यूकैरियोट सेल की भी बात कर लेते हैं। आखिर इनकी साइज़ क्या होती है, तो अलग अलग सेल की साइज़ जो होती है उस पर वेरी करती है, मैंने आपको पहले ही बताया। स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं तो अगर नॉर्मल ऐसे बोलेगा तो हम बताएंगे PPLO, फुल फॉर्म होता है आपका प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, और अबाउट इसकी साइज़ जो होती है वो होती है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं तो होता है आपका ऑस्ट्रिच एग, जो होता है 170 से 135 माइक्रोमीटर, कहीं कहीं आपको 180 भी दिख जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन्स बीइंग की बात करते हैं तो होता है आपका ओवम और एग सेल, हम लोगों में जो स्पेशली फीमेल में होता है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन्स बीइंग की बात करते हैं तो होता है नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल की बात करते हैं तो ये होता है आपका सिंपल सा 1 मीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। अब वायरस की बात करते हैं तो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है, ये वायरस का है। और यूकैरियोट सेल की बात करते हैं तो वो होता है आपका 20 से 30 माइक्रोमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेल का शेप के बारे में, ठीक है। ये है सेल की साइज़। देखिए अलग अलग सेल की साइज़ जो है वो अलग अलग सेल पे क्या कर रही है, वेरी कर रही है। जैसे ऑस्ट्रिच का एग देखिए, और ह्यूमन सेल की बात कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट की बात कर लेते हैं, तो देखिए अलग अलग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल के शेप की, ये है सेल की साइज़, ठीक है। अब आगे जैसे देखिए आपने सेल की साइज़ देखी, अलग अलग सेल की साइज़ जो है वो अलग अलग सेल पे वेरी कर रही है, वैसे ही सेल का शेप भी अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम उसके सेल के शेप पे बात कर लेते हैं। सेल शेप, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, सेल का शेप भी क्या करता है, सेल पे वेरी करता है। जैसे मैं आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी का शेप जो होता है वो क्या होता है, बाई कॉनकेव होता है या फिर डिस्क शेप का होता है, ठीक है। आरबीसी का शेप जो होता है, हालांकि उसका फिगर ड्रॉ करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाएगा,
ठीक है, कुछ ऐसा होता है, आप अच्छे से देख लीजिएगा बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। द फर्स्ट इज़ RBC, देख रहे हैं आप, बाई कॉन्केव है, डिस्क शेप का होता है। एंड द सेकेंड बात कर लेते हैं नर्व सेल का। तो नर्व सेल की बात करते हैं तो नर्व सेल क्या होता है, हाथ के पंजे के आकार का होता है, कुछ ऐसा, जैसे मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, जिस बीच में क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, डेंड्राइड है, जो मैसेज को कैप्चर करने का काम करते हैं। देखिए अलग अलग सेल की साइज़ भी क्या होगी, अलग होगी, सेल का शेप भी क्या होगा, अलग होगा, और साथ में उनका फंक्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे ये अब ये डेंड्राइड है, जैसे मैं यहाँ पे ये ब्रांचेस बना रही हूँ, ये क्या है, डेंड्राइड है, तो ये मैसेज को क्या करते हैं, कैच करते हैं, ठीक है, ये मैसेज को कैच करते हैं। RBC क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये क्या है आपके, यहाँ पे ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया आपका डेंड्राइड, और यहाँ पे हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूरोप्लाज्म होगा, सॉरी न्यूरोप्लाज्म है, ठीक है। एंड दी थर्ड बात कर लेते हैं अब WBC। अब देखिए WBC की भी साइज़ क्या होती है, मतलब कि शेप जो होता है, शेप जो होता है वो अलग होता है। देखिए WBC का शेप कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है वो उसका शेप। और WBC का फंक्शन क्या होता है, इसको सोल्जर्स ऑफ बॉडी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडीज़ में जो पैथोजन आते हैं उनको खा जाता है या किल कर देता है, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं भक्षण करने वाली कोशिका, ठीक है। अब बात करते हैं 4, कॉलुमिनार एपिथेलियम की बात कर लेते हैं। कॉलम के जैसा होता है, ऐसा होता है, पिलर लाइक होता है, तो ये क्या है, सेल है, और इनका फंक्शन क्या होगा, पिलर के जैसा होगा। तो कॉलुमिनार एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है भाई, विली जैसी होती हैं, जो फूड का क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं, ठीक है। और यहीं पे मैं अगर बना दूँ सीलिया, अगर ऐसे बना दूँ तो ये हो गया सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होगी, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, जो क्या करेगी, ओवा को यूटेरस में ले जाने का वर्क करती है, क्योंकि ओवा जो होता है वो क्या होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, स्पर्म क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, तो वो लोकोमोशन कर सकता है, बट ओवा क्या होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, तो वो अपने से यूटेरस में नहीं ना जाएगा, इसीलिए वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं। जैसे आपने सिंगर वगैरह को देखा होगा कि पहले के जो सिंगर थे, एक जस्ट लाइक उनके ऊपर क्या करते थे, जो पब्लिक होती थी उनके ऊपर क्या होते थे, ऐसे नॉर्मल कूद जाते थे, तो उनको वो पब्लिक जो होती थी वो हाथों से ऐसे ऐसे लेकर स्टेज तक लेकर जाती थी। सिंपल सा वैसा ही क्या होता है, ओवा होता है। ओवा जब क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो ये सिलिएटेड एपिथेलियम जो होती है वो उस ओवा को क्या करती हैं, यूटेरस में लेकर जाने का वर्क करती हैं। तो यहाँ पे देखिए फंक्शंस क्या है, अलग अलग है। सेल का शेप भी क्या होता है, अलग अलग होता है, तो इनके फंक्शंस भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया है, अब मेरे क्लास लेने का टाइम भी हो गया है, बच्चे आ भी गए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।